अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एमसीक्यूज पर आ जाता है। तो देखिए एमसीक्यूज में अगर आप देखें तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अ रियल गैस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एन आइडियल गैस एट। तो जो रियल गैस है वो आइडियल गैस कब बनती है? जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर क्या हो, लो हो। तो वहां पर डेंसिटी आपके पास क्या हो जाती है, कम। और लो डेंसिटी पर जो रियल गैस है वो बिहेव करती है एज एन आइडियल गैस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? लो डेंसिटी। ठीक है, इसके लिए याद रखें कंडीशन क्या है कि प्रेशर लो हो, टेम्परेचर हाई हो, तो इस पर जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है। ये रिलेशन हमने पढ़ा था इसी तरह से। चले तो अगला क्वेश्चन है, अ थर्मोफ्लास्क containing milk is shaken vigorously, temperature of milk rises due to the process called। तो देखिए थर्मोफ्लास्क एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंसुलेटेड है। इट मींस नो हीट इंटर और एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम येट, दैट मींस एडियाबैटिक। क्वेश्चन 3 है, consider your metabolism as a system during fasting and Ramadan. It is an dash process। अब अगेन यहाँ पर यही है कि ना तो हीट इंटर हो रही है, जाहिर सी बात है, आप फूड नहीं लेते, फूड के साथ ही तो हीट अंदर जाती है ना, पानी के साथ ही हीट अंदर जाती है। तो अगर आपके पास हीट और फूड अंदर नहीं जा रहा तो इसका मतलब हीट अंदर नहीं इंटर हो रही। तो हीट अगर अंदर नहीं जा रही तो ये हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस है। फिर कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस केप्ट इन रिजिड कंटेनर व्हेन क्यू जूल्स एनर्जी इज गिवन टू इट। तो आपने बताना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी कि अगर एक रिजिड कंटेनर के अंदर आप क्यू जूल्स ऑफ एनर्जी क्या करें, दे दे। तो अब देखें, अगर हम कहते हैं कि कंटेनर है जिसके अंदर कोई जो है वो रिजिड है तो इसका मतलब मूव नहीं कर रहा। मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब वॉल्यूम उसका क्या होगा? जीरो या कांस्टेंट होगा। तो यहां पर अगर मैं वर्क लिखूं तो वर्क बराबर होता है पी डेल्टा वी के। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है बिकॉज उसने कहा है सिस्टम रिजिड है, तो अगर सिस्टम रिजिड है तो इसका मतलब वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और वर्क अगर जीरो है तो इसका मतलब क्यू जो है वो किसके बराबर होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, इट मींस जो भी आपके पास क्यू एनर्जी है वही इसकी इंटरनल एनर्जी भी होगी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर वो क्यू क्या है? करेक्ट है। ठीक है, उन्होंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपसे पूछी थी, लेकिन रिजिड कंटेनर की वजह से अगर वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। इट मींस जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा। फिर कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 6.5 पास्कल। वर्क डन बाय द गैस। आपने बताना है कि जो वर्क डन है वो क्या होगा। तो देखें वर्क का फार्मूला क्या है? पी डेल्टा वी। अब आपने उसने आपको प्रेशर दे दिया है, चेंज इन वॉल्यूम दे दिया है, तो 6 एक्सपोनेंट 5 और चेंज इन वॉल्यूम में क्या लिखूंगा? 20 - 5। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 15। जरा मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 6 कितना हो जाएगा? 90। 90 एक्सपोनेंट 5 और इसे हम 9 एक्सपोनेंट 6 भी लिख सकते हैं। यही होगा आंसर। जी। यही है, ठीक है ना। 9 एक्सपोनेंट 6 जूल जो है वो इसका क्या होगा? आंसर होगा। बस। फिर कहते हैं विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो इंटरनल सॉरी जो इंट्रोपी है उसको इंक्रीज करता है? तो देखें इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है कि जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट के अंदर चला जाता है तो जो उसके मॉलिक्यूल है वो ज्यादा रैंडम स्टेट के अंदर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होती है, सॉलिड टू गैस। ठीक है, यानी कि लिक्विड के अंदर वो आता ही नहीं है। तो आप जानते हैं कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल करीब करीब है, गैस के अंदर क्या है? रैंडमनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर है कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 3000 केल्विन एंड 300 केल्विन एंड 600 केल्विन हैज वर्क आउटपुट ऑफ 800 जूल्स पर साइकिल। द हीट सप्लाइड इज। तो जो हीट है वो कितनी सप्लाई होगी इसके अंदर? तो देखें इसको दो टेम्परेचर आपको गिवन है और आपको वर्क आउटपुट भी गिवन है। आपने क्या करना है, इसमें एफिशिएंसी जो है वो बतानी है कि हीट सप्लाइड जो है वो क्या होगी, यानी कि क्यू की वैल्यू आपने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैं यहाँ पर आपको दो इसके जो फार्मूले है वो लिख कर देता हूँ। एक तो ये था कि इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इसे हम लिखेंगे T2 - T1 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, और एफिशिएंसी को हम W अपॉन Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क अपॉन हीट।
अब अगर मैंने यहाँ से Q को फाइंड आउट करना है तो Q बराबर हो जाएगा किसके, इसको मैं अगर रीअरेंज कर लूं तो ये लिखा जाएगा इस तरह से कि यहाँ पर T2 नहीं T1 की वैल्यू है, ठीक है, ये है T1 और यहाँ भी है T1 माइनस T2, ठीक है, इस तरह से है T1 माइनस T2 और ये T1। तो W को T1 से मल्टीप्लाई करें और Q की जगह क्या आ जाएगा T1 माइनस T2। अब वर्क आपको गिवन है वो है 800 और बाकी जो चीजें उसको आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखें ना तो कितना आएगा आंसर, 800 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा 600 माइनस 300। जी 1600। 1600 बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो है 1600 और यूनिट क्या है जूल्स के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा 1600 जूल्स पर साइकिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, और वो है कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 200 डिग्री सेल्सियस हैज एफिशिएंसी ईटा। द सेम इंजन वर्क बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस हैज माइनस 200 डिग्री सेल्सियस हैज एफिशिएंसी ईटा 2। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज इज। तो आपने बताना है कि इन दोनों के अंदर एफिशिएंसीज का जो रेशो है वो क्या होगा। तो चलें इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं साइड पर। तो देखें इसके अंदर उन्होंने आपको जो बताया है वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी क्वेश्चन 8 की, कि फर्स्ट केस में, जो फर्स्ट केस है उसमें एफिशिएंसी जो है वो क्या है, तो उसके लिए उन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है और वो कैसे लिखते हैं 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1। तो 1 - T2 की वैल्यू कितनी है, तो 273 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, और जो दूसरा टेम्परेचर था वो 200 था, तो 200 को ऐड करके लिखूं तो 473 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करके बताएंगे कि क्या आएगा। सेकंड केस 0.57। 0.57, 0.57, 0.57 आएगा, 473। जी 0.42 है। हाँ 0.42 है, वन मिस कर दिया था। ठीक है 0.428, ठीक है। अच्छा अब दूसरे वाले में अगर आप देखें तो उसे हम क्या लिखेंगे कि ये अब आपके पास हो जाएगा 1 - T2 अपॉन T1, 1 - अब देखें दूसरे वाले के अंदर जो उन्होंने आपको टेम्परेचर दिया वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और -200 डिग्री सेल्सियस। तो अब ऊपर मैं लिखूंगा 273 माइनस 200, तो ये बचेगा 73 और डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 273, क्योंकि ये 0 के साथ ऐड होके यही आ जाएगा आंसर। तो इसे सॉल्व करके बताएं कि जीरो अब क्या पॉइंट आंसर आ सेवन जाएगा। थ्री टू 0.732, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, इन दोनों का जो है वो रेशो लेना है कि वो रेशो जो है वो क्या आएगा। इन दोनों को जरा डिवाइड करें, एफिशिएंसी ईटा 1 अपॉन ईटा 2। तो ईटा 1 है 0.428 डिवाइडेड बाय 0.732। 0.576। 0.576 बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा, जरा देख लेते हैं। तो 576, ये 0.577 जो है वो इसका आंसर होगा। फिर कहते हैं मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो सबसे ज्यादा जो वर्क है वो किस में होता है, तो सबसे ज्यादा वर्क होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में, क्योंकि इसका जो एरिया बनता है वो क्या होता है लार्जेस्ट होता है। अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से तो आप देखें प्रेशर वॉल्यूम जो आपके पास ग्राफ होता है उसमें, तो ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है, तो ये क्या कहलाता है आइसोबार। फिर ये आपके पास हो जाता है एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, और फिर क्या है आइसोकोरिक। तो अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा एरिया जो है वो किसका होगा, तो आइसोबैरिक का होगा। तो जिसका एरिया ज्यादा होता है उसका वर्क डन भी ज्यादा होता है, ठीक है। फिर कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स एट रूम टेम्परेचर इज 5। टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर इज। तो जो टेम्परेचर है इनसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर वो क्या होगा। तो देखिए रेफ्रिजरेटर के लिए हम क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग जो है वो यूज करते हैं, और वो क्या होगा अगर मैं लिखूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू टी कोल्ड डिवाइडेड बाय टी हॉट माइनस टी कोल्ड।
ठीक है। अब यहाँ पर आपने टेम्परेचर्स पुट करने, तो क्योंकि टी कोल्ड को आपने फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने आपको दे दिए 5 है, टी सी की वैल्यू आपने निकालनी है डिवाइडेड बाय टी एच। तो उसने कहा है कि जो आपके पास टेम्परेचर, अब देखें आउटसाइड जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली वो 25 से 27 होता है, तो मैं इसको 25 प्लस 273 लिख देता हूँ, और माइनस टी सी मैंने क्या करना है फाइंड आउट। तो 27 प्लस 273 को 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 27 प्लस 273। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, टी सी डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी, ये मैंने माइनस टी सी के साथ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं इस चीज को दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर दूं कि मैं डायरेक्टली इसको वहां नहीं लेकर जा सकता क्योंकि माइनस टी सी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, और अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो देखें 27 और 273 कितना हो जाएगा 300। 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 माइनस 5 TC इज इक्वल्स टू TC। और अगर मैंने TC फाइंड आउट करना है तो 5 को दूसरी तरफ ले जाए, 1500 इज इक्वल्स टू 6 TC, और 1500 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां से आपने TC बताना है कितना आ जाएगा 250। जी 250 केल्विन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन है सी 250 केल्विन, ठीक है जी। टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स इज डबल, अगर टेम्परेचर जो है हीट सोर्स का वो डबल कर दिया जाए देन बिफोर द एफिशिएंसी इंक्रीजेस बाय, तो जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी। इस चीज को जरा सॉल्व कर लेते हैं अलग से, और उसमें आपके पास सोल्यूशन भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 11। तो इसमें कहते हैं कि अगर इसके लिए आपने ना क्या करना है, एजम्पशन करनी है। पहले मैं कह देता हूँ केस 1। केस 1 में इनिशियली अगर हम कहें कि सिंक का टेम्परेचर है 100 केल्विन, ठीक है, और ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये चेंज नहीं करना क्योंकि उन्होंने कहा सोर्स का जो है वो टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक है। और जो सोर्स का टेम्परेचर है वो है T1, और उसे मैं कह देता हूँ वो है 200 केल्विन, ठीक है। तो अगर सिंक का टेम्परेचर 100 है और सोर्स का 200 है, तो एफिशिएंसी आपने बतानी है कि वो क्या होगी। तो एफिशिएंसी बराबर होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूं 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 200, तो 1 में से 100 डिवाइडेड बाई 200 जाएगा, और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0.5, तो यहां से जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 0.5, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये एफिशिएंसी आ जाती है 50%, ठीक है। ये एफिशिएंसी कितनी आ जाती है 50%। अब केस 2, उसने कहा है कि अगर सोर्स का टेम्परेचर डबल कर दें, ठीक है, सोर्स का टेम्परेचर डबल कर दें, तो T2 आपके पास क्या है, तो T2 है 100 केल्विन, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और जो T1 है वो 200 के बजाय आप क्या करते हैं 400 केल्विन, डबल करते हैं, तो जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर हो जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जरा देखें इसको, अगर हम सॉल्व करें 1 माइनस T2 की जगह तो अभी भी 100 है, और T1 की जगह क्या है 400, तो 1 डिवाइडेड बाय 4.25 होता है, 1 माइनस 0.25, तो आंसर आ जाएगा 0.75, और 0.75 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 75%। अब जरा यहाँ पर देखा जाए कि जो आपके पास एफिशिएंसी वो कितने टाइम्स बढ़ गई। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखें, एक है 50%, एक है 75%, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो एफिशिएंसी है उसके अंदर कितना चेंज आ गया, तो वो है 1.5%। तो मैं कह सकता हूं कि जो एफिशिएंसी है N2 वो 1.5 टाइम्स ग्रेटर है किससे, N1 से, ठीक है ना। तो ये आपके पास एफिशिएंसीज है कि जो ये मैंने N2 की वैल्यू यहां से निकाली है, तो N2 जो है वो 1.5 टाइम्स ग्रेटर है किससे, एफिशिएंसी ऑफ 1 से, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1.5 टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी नो हीट ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट, या फिर नाइदर हीट नॉर एनी मास आर ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट, और नो डिसिपेटेड एनर्जी एंड हीट आर ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट, या नो मास ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है थर्मोडायनेमिक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर डिस्कस करते हैं नाइदर हीट नॉर एनी mass आर ट्रांसफर टू द एनवायरमेंट, ठीक है, ये ऑप्शन है बी। फिर कहते हैं इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर दे कैन नॉट बी
तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो दे कैन नॉट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा दे कैन नॉट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, दे कैन बी मूविंग, दे कैन बी अंडरगोइंग इलास्टिक कोलिजन, दे हैव डिफरेंट प्रेशर, बट दे कैन नॉट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये नहीं हो सकता। फिर कहते हैं व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द फिगर। तो आपने बताना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी इस फिगर के अंदर। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर उसने लिखा हुआ है टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट। और इंटरनल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो उसका चेंज भी क्या है, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, वो जीरो होगी, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट होने से इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन सिमिलर टू। तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये रेशो होता है किसका, आर अपॉन एन ए का, ये है आर अपॉन एन ए। तो अगर आप देखें कि इसकी वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें के की वैल्यू पता चलती है, आर अपॉन एन ए। आर की वैल्यू क्या थी 8.314, और इसे डिवाइड करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, तो एवोगाड्रो नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जब आप दोनों को डिवाइड करते हैं आंसर आता है 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23। ठीक है, ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाता है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की वैल्यू इस तरह निकाली जाती है। फिर क्वेश्चन है टू स्फीयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल बट वन इज होलो एंड द अदर इज सॉलिड, दे आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, देन। अगर दो सेम स्फीयर है, सेम साइज है, सेम मटेरियल के, देखें अगर मटेरियल सेम है इसका मतलब दोनों की जो थर्मल एक्सपेंशन है वो भी क्या होगी, सेम होगी। मैं लिख देता हूं सेम थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर दोनों की सेम थर्मल एक्सपेंशन है तो इसका मतलब यह है कि दोनों जो स्फीयर्स है वो इक्वली क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ स्फीयर विल एक्सपेंड इक्वली। फिर क्वेश्चन 18 है एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग। तो जब एक्सपेंशन हो रही होती है हीटिंग के दौरान तो ये आपके पास डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ ऑप्शन बी है अकर्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट मटेरियल। ऊपर मैंने यही बताया था अगर मटेरियल सेम है सेम एक्सपेंशन है, लेकिन एक्सपेंशन अगर डिफरेंट मटेरियल के लिए होगी तो वैसी बात है कि वो डिफरेंट रेट के साथ होगी। तो ये है एमसीक्यूज हमारे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन पर। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज गैस प्रेशर इन टायर राइज व्हेन अ कार रन्स ऑन अ रोड थ्रू सम डिस्टेंस। देखिए इसका रीजन क्या होता है कि जब ये टायर चल रहे होते हैं रोड के ऊपर तो रोड और टायर के दरमियान में होती है फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर की वजह से प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहां पर अगर आप देखें व्हेन ऑटोमोबाइल टायर, when automobile tire is driven for a while, then heat produced due to friction between road and tire. This heat is absorbed by the gas molecule. Their temperature and average kinetic energy increases. और प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे तो इट मींस नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल with the walls of tire increases per unit time, therefore pressure of gas inside tire also increases। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को कहते हैं या फिर उसके मोशन को कहते हैं। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर इनसाइड द टायर इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम राइजेस कैन इट्स टेम्परेचर स्टेज द सेम। तो देखिए जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है सिस्टम की तो क्या जो टेम्परेचर है वो सेम रह सकता है, कहते हैं कुछ केसेस के अंदर ये हो सकता है, यस इन सम केसेस इट इज पॉसिबल। क्या है, तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, हाउएवर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज, दिस इंडिकेट्स अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। तो ये कह रहे हैं कि कब ऐसा हो सकता है, वो तब हो सकता है जब आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट चेंज हो रही हो।
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के अंदर जब आप जा रहे होते हैं तो वहां पर आपके पास जो होती है पोटेंशियल एनर्जी वो सेम चेंज हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। जाहिर सी बात है, आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट को चेंज करते हैं ना। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस temperature remains constant, but solid ice changes to liquid water where potential energy of molecule increases। तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर सरफेस स्टेट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। फिर कहते हैं कैन द टेम्परेचर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम चेंज। क्या टेम्परेचर आइसोलेटेड सिस्टम का चेंज हो सकता है? तो देखें ये कब हो सकता है, जब आपके पास कौन सा कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो, एडियाबैटिक। तो कहते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस and in adiabatic expansion temperature decreases. No heat is given to or taken from the system in these changes. Other than adiabatic process, there is no change in temperature of an isolated system. In other words, temperature of an isolated system is conserved. तो उन्होंने कहा था कि क्या टेम्परेचर आइसोलेटेड सिस्टम में चेंज हो सकता है, तो हमने दोनों में बता दिया, एडियाबैटिक कंप्रेशन में भी और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर भी टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जबकि नो हीट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम, इट मींस वो प्रोसेस क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है या एडियाबैटिक है। Question number 4 is the internal energy of a system is increased as a result of some process. How can one tell that increase was due to orderly microscopic work or due to the flow of disorderly microscopic energy? तो वो कहते हैं इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है किसी प्रोसेस के जरिए। तो ये कैसे बताया जा सकता है कि ये जो इंक्रीज है ये ऑर्डरली माइक्रोस्कोपिक वर्क की वजह से है या ड्यू टू फ्लो ऑफ डिसऑर्डरली माइक्रोस्कोपिक एनर्जी की वजह से, यानी ये वर्क की वजह से या एनर्जी की वजह से। तो देखें इसके अंदर ये टू डिटरमाइन इफ अ सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस इज ड्यू टू वर्क और हीट ट्रांसफर, एनालाइज स्पेसिफिक डिटेल ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेसेस हैं दो। पहला, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो जाहिर सी बात है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट तो एब्जॉर्ब होगी नहीं। इट मींस वहां पर जो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है वो किसकी वजह से हो रहा है, वर्क डन की वजह से। ठीक है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम इंक्रीजेस द टेम्परेचर एज वेल एज इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव। तो आप यहां पर देख लें, ये लिखा हुआ है, वी नो दैट सिस्टम वाज वेल इंसुलेटेड, नो हीट कुड हैव बीन एक्सचेंज विद इन द सराउंडिंग, द प्रोसेस वाज एडियाबैटिक and any change in internal energy is due to work done on the system. फिर आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, it is constant volume process. If the process occurred at constant volume, no work was done, W is equals to 0, and any change in internal energy is due to heat transfer. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क क्या है, जीरो, और वर्क जीरो तो इट मीन जो भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से, हीट के ऐड होने की वजह से। इसे हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम डबल इट्स वॉल्यूम व्हाइल इट्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कहते हैं किस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है गैस का वो डबल हो जाता है इट्स वॉल्यूम, प्रेशर क्या रहे, रिमेन्स कांस्टेंट रहे। तो देखें, अगर मैं कहूं कि इनिशियल वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे V है तो फाइनल वॉल्यूम V2 2V होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो T1 जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। T2 क्या होगा, तो हम यहाँ पर लगाते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ रेशियो होता है V1/T1 जो कि कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैंने T2 निकालना है तो रीअरेंज करके यही फार्मूला मेरे पास आ जाएगा। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ। V2 क्या है, 2V, टेम्परेचर है 273, V तो V से V हो जाएगा कैंसिल, 273 को 2 से मल्टीप्लाई करें 546, और ये डिग्री सेल्सियस में 273 डिग्री सेल्सियस भी कहलाता है। इसका मतलब एट 273 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो 273 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। Should the internal energy of a system necessarily increase if heat is added to it? तो क्या इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज होना जरूरी है कि जब कभी भी हीट ऐड होगी? तो देखिए इसके लिए जरूरी नहीं है। नो इट इज नॉट ट्रू। एडिंग हीट टू अ सिस्टम डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट।
In an isothermal process, there is no change in temperature, delta T is equals to 0, and there is no change in internal energy. तो आप देखें कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो डेल्टा टी 0 है, और डेल्टा टी 0 है तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा यू भी क्या है, 0 है, जबकि इसके अंदर हीट क्या होती है, सिस्टम में ऐड हो रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू अगर 0 है तो डेल्टा क्यू बराबर हो गया किसके, वर्क के। तो इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, it is utilized to do work, but the system and internal energy of the system also remains constant. This means जो भी आप हीट ऐड करते हैं वो एक्चुअली क्या करती है, वो वर्क डन करती है, लेकिन जो आपका टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, और इसका चेंज भी क्या होता है, 0 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। देखिए उसका रीजन है टेम्परेचर। यहां पर अगर हम देखें, in an isothermal and adiabatic are drawn on the same graph, it can be seen that adiabatic is steeper than the isotherm। अब इसकी डायग्राम अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, तो उस डायग्राम में भी आपने देखा है कि जो एडियाबैटिक का कर्व है वो आइसोथर्मल से ज्यादा स्टीपर है, ठीक है। ये अगर मैं कहूं कि ये ग्राफ है आइसोथर्मल का और ये ग्राफ है एडियाबैटिक का, तो अगर आप देखें तो दोनों ग्राफ में डिफरेंस है कि एक स्टीपर है ज्यादा और कम एक स्टीपर है, ठीक है। आइसोथर्मल का कम स्टीपर है और एडियाबैटिक का ज्यादा स्टीपर है, ठीक है। उन्होंने यही पूछा है कि ऐसा क्यों। तो यहां पर आपके पास है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहां पे कहते हैं इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, so pressure does not fall sharply. Heat supplied is utilized to do work. Delta T is equals to 0 and delta U is equals to 0, delta Q is equals to 1। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर हीट क्योंकि फ्लो कर रही होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, तो प्रेशर जो होता है वो फौरन से फॉल नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि जो भी हीट सप्लाई की जा रही है वो उसके अंदर यूटिलाइज हो रही है, किसके क्या करने में, वर्क करने में। फिर in an adiabatic expansion process, no heat is exchanged, so any expansion reduces internal energy and thus pressure more rapidly। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ऐसा क्या होता है, क्योंकि हीट तो एक्सचेंज हो नहीं रही, तो प्रेशर बड़ी तेजी से क्या होता है, चेंज होता है। तो डेल्टा क्यू अगर 0 है तो वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो वर्क बराबर हो जाता है माइनस डेल्टा यू के। तो ये रीजन है कि एडियाबैटिक प्रोसेस इज फास्ट एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इज स्लो। Due to this reason, adiabatic is steeper than isotherm। फिर कहते हैं why isothermal process are slow and adiabatic process are fast। तो isothermal process slow क्यों होता है, adiabatic process fast क्यों होता है। देखिए उसका रीजन ये है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो अलाउ करता है एफिशिएंट हीट को एक्सचेंज होने के लिए बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, इंश्योरिंग थर्मल इक्विलिब्रियम, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इट स्लोज डाउन द ओवरऑल प्रोसेस। जबकि एडियाबैटिक प्रोसेसेस के अंदर क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस आर फास्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीट एक्सचेंज रिजल्टिंग इन रैपिड चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, एंड अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है और इसके अंदर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती, इसी वजह से ये प्रोसेस रैपिड होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम का बड़ी तेजी से चेंज आता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, कैन अ प्रोसेस बी बोथ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, एक्सप्लेन। क्या कोई प्रोसेस जो वो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों एक वक्त में एक साथ हो सकते हैं, तो देखें ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। नो, अ प्रोसेस कैन नॉट बी बोथ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल एट द सेम टाइम। क्यों नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता था, नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, डेल्टा क्यू 0, द टेम्परेचर टिपिकली चेंजेस एज वर्क इज डन बाय द सिस्टम और इन द ऑन द सिस्टम। जबकि आइसोथर्मल क्या है, constant temperature, heat exchange with the surrounding occur to maintain this constant temperature, और change in temperature यहाँ 0 होता है, तो change in internal energy is 0, delta U is equals to 0। it means एक प्रोसेस के अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज होगा, एक के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जबकि हीट क्या होगी, एक्सचेंज होगी। तो दोनों प्रोसेस तो डिफरेंट आपके पास सिनेरियो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा यू 0 है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि वर्क की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी,
अगर हम इन दोनों वैल्यूज को क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। इफ बोथ दीज प्रोसेसेस वर्क मस्ट बी डन which cannot be done according to the question, hence a process cannot be both adiabatic as well as isothermal at the same time। ठीक है, तो इट मींस अगर ये दोनों प्रोसेस साथ हो तो इसका मतलब तो वर्क ही कोई नहीं होगा, जबकि वर्क का होना मस्ट है। अगर वर्क नहीं हो रहा है इसका मतलब ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ अकर नहीं हो सकते। फिर कहते हैं डज द एंट्रोपी इंक्रीज फॉर अ कार्नोट इंजन फॉर ईच साइकिल। क्या एंट्रोपी जो होती है वो कार्नोट इंजन के अंदर हर साइकिल में इंक्रीज होती है? तो आप जानते हैं कि जो कार्नोट साइकिल होता है वो एक रिवर्सिबल साइकिल है, और किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के अंदर जो एनर्जी एंट्रोपी है वो इंक्रीज नहीं होती। तो इसमें आंसर क्या है? नो, द एंट्रोपी डज नॉट इंक्रीज फॉर अ कार्नोट इंजन ड्यूरिंग ईच साइकिल। द नेट change in entropy for a Carnot engine is 0 for each cycle because it is a reversible process and entropy is a state function. The system return to its initial state after one complete cycle. So Carnot cycle is a reversible process. If there is an increase in entropy when the process moves forward, then it decreases when it moves backward. So net change in entropy is equals to 0. इसका मतलब कार्नोट साइकिल क्योंकि रिवर्सिबल है तो जितना इंक्रीज होगा फॉरवर्ड में उतना डिक्रीज होगा रिवर्स के अंदर, तो नेट एंट्रोपी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन 11 है डज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो देखिए जो फ्रिक्शन की वजह से एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज करती है। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन सम मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट energy which increases disorder of the system and entropy of the system increases। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो कुछ मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, और वो हीट में कन्वर्ट होने के बाद इस इंक्रीज कर देती है डिसऑर्डर को। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि हीट सिस्टम में ऐड हो रही है तो एंट्रोपी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो डेल्टा क्यू इंक्रीजेस, डेल्टा एस ऑल्सो इंक्रीजेस। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है What are the similarities and dissimilarities in working of refrigerator and air conditioner? Similarities पहले डिस्कस कर लेते हैं। पर्पस दोनों का क्या है? सेम है। बोथ आर कूलिंग मशीन्स। ठीक है, तो दोनों क्या है? कूलिंग मशीन है। देयर एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर बोथ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट सिंक। दोनों के अंदर हीट क्या होती है? सिंक के तौर पर यूज की जाती है या हीट को सिंक में भेजा जाता है। बोथ द डिवाइसेस फंक्शन टू कूल द टेम्परेचर ऑफ अ क्लोज स्पेस while transferring the heat from closed space to another place। तो जो दोनों का फंक्शन है वो यही है कि एक क्लोज स्पेस के टेम्परेचर को क्या करना है? कम करना है। ठीक है, तो ये तो हो गए सिमिलैरिटीज। अब रेफ्रिजरेटर के अगर प्रिंसिपल को देखें तो कहता है वर्किंग गैस द रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड देन कूल्ड अंटिल इट कंडेंसेस इनटू अ लिक्विड। इट इज स्टिल अंडर प्रेशर व्हेन इट इज अलाउड टू एक्सपेंड इट गेट्स कूल्ड। The gas is then collected and recompressed। तो ये रेफ्रिजरेशन जो है उसका प्रिंसिपल है जो कि इसके अंदर अप्लाई होता है। अब आ जाए डिफरेंस पर। एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के डिफरेंस क्या है? देखिए एयर कंडीशनर में क्या होता है? द सर्कुलेशन सिस्टम इज डिजाइन टू कीप द कूल्ड एयर आउट ऑफ द यूनिट, जबकि रेफ्रिजरेशन में क्या है? द सर्कुलेशन सिस्टम इज डिजाइन टू कीप द कूल एयर विद इन द यूनिट। फिर एयर कंडीशनर का दूसरा जो पॉइंट है, two individual unit are present, one unit for evaporator and other unit houses for compressor or the condenser। तो आप जानते हैं एयर कंडीशनर स्प्लिट जो होता है उसमें दो यूनिट्स होते हैं, एक इनर और एक क्या होता है? आउटर होता है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर सिंगल है, वन सिंगल यूनिट इन कंप्रेसेस द एवापोरेटर, कंप्रेसर एंड कंडेंसर। इसके अंदर एक ही यूनिट में सारी चीजें क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। फिर एयर कंडीशन, the inbuilt chemicals within the unit absorb air into the system, जबकि रेफ्रिजरेटर में क्या है? the air is supplied to the unit through pipes। तो इसके अंदर क्या है कि ये एक इनबिल्ट केमिकल्स होते हैं जो कि यूनिट विद इन द यूनिट एब्जॉर्ब होते हैं एयर इनटू द सिस्टम, जबकि इसके अंदर क्या है? एयर इज सप्लाइड टू द यूनिट थ्रू द पाइप्स। दे आर यूज्ड टू कूल द रूम टू मेंटेन ह्यूमिडिटी। दे आर यूज्ड टू कूल द फूड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो रेफ्रिजरेटर को हम किस लिए यूज करते हैं? फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन अ कॉफी फिल्ड थर्मोस इज विगरसली शेकन, इज द वर्क डन ऑन द कॉफी? डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ कॉफी इंक्रीजेस? डज द टेम्परेचर ऑफ कॉफी राइज? डज द कॉफी गेट हीट फ्रॉम आउटसाइड? अब 4 क्वेश्चन है, चारों के आंसर आपने देने। पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है जब आप कॉफी को विगरसली शेक करते हैं क्या वर्क डन होता है कॉफी पर? पहला आंसर है यस।
When you shake the thermos, force is applied on a coffee molecules that move the coffee inside. This constitutes mechanical work done on the coffee. तो पहले का आंसर क्या है? यस, कि जो हमारे पास कॉफी है उसके ऊपर वर्क डन हो रहा होता है। और क्यों हो रहा होता है? क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास फोर्स है वो अप्लाई की जा रही है, और उस फोर्स के अप्लाई करने से यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो गैप कम होगा, या यूं कह सकते हैं इनका कोलिशन होगा, और हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। फिर दूसरा, डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ कॉफी इंक्रीजेस? तो इसका भी आंसर है यस। द वर्क डन ऑन द कॉफी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ कॉफी मॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है, आप वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, और इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी आती है। फिर थर्ड, कि डज द टेम्परेचर ऑफ कॉफी राइजेस? ऑब्वियसली, जब टेम्परेचर यहाँ पर वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे। ऑल्सो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, तो फ्रिक्शन जो है वो हीट क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट में, डज द कॉफी गेट हीट फ्रॉम आउटसाइड? नो, कॉफी डज नॉट गेट हीट फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज थर्मोफ्लास्क इज इंसुलेटेड एंड नो हीट इंटर्स फ्रॉम द सराउंडिंग टू इनसाइड रीजन। तो वो कहता है कि जो कॉफी है उसका टेम्परेचर, जो हीट है वो इसके अंदर ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि थर्मोफ्लास्क इंसुलेटेड होता है। तो अगर वो इंसुलेटेड होता है तो इसका मतलब उसमें जो डेल्टा क्यू है वो क्या होगा? जीरो। इट मींस नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल होती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद थे। ठीक है, और इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो चले 4-5 मिनट न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और उसके बाद जितने हो सके उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, तो पहला इसमें क्वेश्चन है, कैलकुलेटर निकाल लें। कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन एन इन्फ्लेटेड बलून ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड प्रेशर 180 किलो पास्कल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आपको क्या कहा है? नंबर ऑफ जो मोल्स है वो आपने कैलकुलेट करने। तो यहां पर मैं इसका डेटा लिखूं तो वो इस तरह से है कि नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, कहते हैं जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड प्रेशर 180 किलो पास्कल, 180 किलो पास्कल एक्सपोनेंट 3 पास्कल। ठीक है, और इसके अंदर आपको टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ है, और वो टेम्परेचर वो कहते हैं रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर को हम ले लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। यहां पर आपको जनरल गैस कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो होती है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, तो देखिए हम इक्वेशन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। PV इज इक्वल्स टू NRT, PV इज इक्वल्स टू NRT। यहां पर अगर आपने N कैलकुलेट करना है तो फार्मूला बन जाएगा PV डिवाइडेड बाय RT। अब यहां पर क्योंकि मुझे वॉल्यूम नहीं पता तो मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 को 3 से डिवाइड करें, 3.14, और जो रेडियस है वो है 0.1 की पावर क्यूब। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन आपका आंसर आएगा 4.19 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब। इसको जरा चेक कर लें कि यही आंसर है। ठीक है, और उसके बाद इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फार्मूले में। तो देखें P की वैल्यू क्या है? 180 एक्सपोनेंट 3, वॉल्यूम कितना है? तो 4.19 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 8.314, और टेम्परेचर कितना है? 300। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कैलकुलेट करें जरा, क्या आता है आंसर? 0.302। 0.302, 302 अप्रोक्सीमेशन है, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है अप्रोक्सीमेट 8.2। कहता है अ हीट इंजन वर्क्स बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फाइंड इट्स एफिशिएंसी। अब देखिए एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको दो टेम्परेचर से इन्होंने जो है वो दे दिए हैं। ठीक है, अब उन टेम्परेचर के अंदर एक हाई टेम्परेचर है और एक लो टेम्परेचर है।
तो अगर मैं यहाँ पर इसका जो है वो डेटा लिखूं तो वो इस तरह से होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट, अब देखें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है लो टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट है हाई टेम्परेचर। याद रखें T1 हमेशा हाई टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 को 273 के साथ क्या करते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, उसके बाद आ जाए लो टेम्परेचर, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 + 273, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, ये आपके पास हो गया T2। एफिशिएंसी आपने क्या करनी है कैलकुलेट। अब एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो हमने पढ़ा है हीट इंजन में, वो होता है 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपने इसको परसेंटेज पे लिखना है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 1 माइनस, अब T2 की वैल्यू क्या है, तो वो है 273, 273, और इसको डिवाइड करने किससे, 373 से, 373 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसे अब आप सॉल्व करें। 1 - T2, सबसे पहले ये करें चलो पूरा एक साथ ही सॉल्व कर लें, फिर मुझे बता दें क्या आएगा आंसर। 26.8। 26.8 बिल्कुल सही है, 26.8%। ये इसकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस इन अ सिलेंडर mixed with a piston has pressure P1, volume V, temperature E. If its temperature is increased by 1 Kelvin, find the increase in volume if its initial volume was 100 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्या है कि अगर हम सबसे पहले इसका डेटा लिख लें, उस डेटा के अंदर हो जाएगा जी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितने हैं, वो है 1। इनिशियल टेम्परेचर T1 वो कितना है, T है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T वो कितना है, तो उन्होंने कहा वो है 1 केल्विन। ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा उसे मैं लिख देता हूँ T2, और उसने कहा है कि अगर वो इंक्रीज हो रहा है 1, तो मैं लिखता हूँ जो इनिशियल उसमें 1 क्या कर देते हैं ऐड। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, तो इनिशियल वॉल्यूम को हम लिख देते हैं वो है 100 मीटर क्यूब, क्योंकि उसने कहा है कि 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस इन अ सिलेंडर विद अ पिस्टन हैज प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T if its initial volume was 100 मीटर क्यूब। ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम। आपसे कहते हैं ये बताएं चेंज इन वॉल्यूम जो है वो इसका क्या होगा, फाइंड इन इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम हमने क्या करना है इसमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो देखें इसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं चार्ल्स लॉ। बाय अप्लाइंग चार्ल्स लॉ। अच्छा, अब चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो इसे अगर हम यहाँ पर जो है वो इस तरह से लिख लें कि ये होता है V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है ना, चार्ल्स लॉ यही था ना, इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि अगर कहा जाए तो इस तरह कह सकते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपने डेटा की, तो इस तरह लिखेंगे कि ये हो जाएगा V1 और T1 की जगह लिख दें T, ये हो जाएगा V2 और T2 की जगह लिख दें T+1, T+1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू V1 के साथ, ये वैल्यू V2 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा V1 T+1 और ये हो जाएगा V2 इंटू T। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा V1 273+1 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, अब 273+1 और 273, अगर मैं इसको चाहूं तो इस तरह भी लिख सकता हूं कि क्योंकि 273 दोनों से क्या हो रहा है डिवाइड, तो देखिए मैं इस तरह लिखता हूं V1 273 डिवाइडेड बाय 273 प्लस V1 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, यानी क्या किया मैंने, V1 को भी 273 से मल्टीप्लाई किया और V1 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया। नीचे क्या चल रहा है 273, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो ये होगा कि मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं और उसे हम इस तरह से अब लिख देते हैं सिंप्लीफाई कर कर कि V2 इज इक्वल्स टू, अब देखें
ये 273 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ क्या बच गया, V1 प्लस V1 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, V1 डिवाइडेड बाय 273। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहां से क्या करें, V1 को नीचे ले जाए तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, अब V2 माइनस V1 क्या है, डेल्टा V, और यहाँ पर आपके पास आ गया V1 डिवाइडेड बाय 273। अब देखिए V1 की वैल्यू तो आपको पता है ना, वो कितनी है, 100 मीटर क्यूब है, ये है इनिशियल वॉल्यूम। तो अब आपने क्या करना है, 100 से इसको डिवाइड कर देना है। डेल्टा V इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 273, डिवाइड कर दे, बताएं क्या आंसर आएगा। 0.36। 0.36, 0.3 यही आ रहा। 6 भी आ गया और लिखा हुआ है जी 0.366। हाँ ठीक है, 0.366 मीटर क्यूब चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, अब आ जाए 8.4 पर। 8.4 पे कहता है द हाई टेम्परेचर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। इफ द इंजन absorbs 600 joule of heat at low temperature of 400 Kelvin, find the work done by the engine। ठीक है, आपने क्या करना है, वर्क डन बाय द इंजन कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम इसका क्या लेते हैं, डेटा जो है वो उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो उन्होंने कहा है हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर को याद रखें T1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 600 केल्विन। लो टेम्परेचर T2 वो कितना है, 400 केल्विन। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब Q1, और हीट जो रिजेक्ट होती है उसे Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्क आपको कैलकुलेट करना है। अब वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जो फार्मूला है हीट इंजन या कार्नोट इंजन से रिलेटेड वो लिखेंगे, और वो ये होता है एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड के, वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। ठीक है, ये हमारे पास है फार्मूला। और हीट एफिशिएंसी को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये भी लिखा जाता है 1 - T2/T1। ठीक है, अब क्या होगा, वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड को किससे लिखते हैं, Q से। ठीक है, ये हो गया Q1, और 1 - T2/T1, ये मैंने लिख दिया फार्मूला किस तरह से, कि इसको सिंबल में लिख दिया। अब वर्क अगर मैंने कैलकुलेट करना है, Q1 को मैं कहाँ कर सकता हूँ, इधर ले जा सकता हूँ। तो वर्क का फार्मूला हो जाएगा Q1 1 - T2/T1। ठीक है, और W इज इक्वल्स टू, अब Q1 की वैल्यू क्या है, तो वो है 600। 1 - T2, तो T2 की वैल्यू क्या है, 400। T1 की वैल्यू क्या है, 600। ठीक है, अब आप क्या करें, इसे सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि वर्क क्या आएगा। 200। 200 जूल्स, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा 200 जूल्स। ठीक है, वर्क हो गया। चलो जी, चले 8.5 पे आ जाता है। लिखा हुआ है कि 220 वॉट इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक इमर्जन हीटर है। तो उसके जो पावर है वो कितनी है, 220 वॉट। ठीक है, यूज टू बॉइल 136 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस वाटर फ्रॉम 23.5 डिग्री सेल्सियस टू बॉइलिंग पॉइंट, इग्नोर एनी हीट लॉस। तो अब देखें, जो पावर है वो कितनी है, 220 वॉट। जो पावर है वो है 220 वॉट। मैस ऑफ वाटर कितना करना है, 136 ग्राम, और इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.136 किलोग्राम हो जाएगा, 0.136 किलोग्राम केजी। ठीक है, अच्छा, फिर इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1 23.5 डिग्री सेल्सियस, उसे हम क्या लिखते हैं, 298.5 केल्विन। और T2 जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट, वो है 100 डिग्री सेल्सियस, उसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, और वो है 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, उसके बाद अब चेंज इन टेम्परेचर अगर आप निकाल लें, डेल्टा T2 माइनस T1, तो 373 माइनस 298.5। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 76.5।
केल्विन। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टाइम, यानी कि टी, स्मॉल टी आपने कैलकुलेट करना है। देखिए स्मॉल टी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं पावर का। पावर जो होती है ना वो इक्वल होती है एनर्जी अपॉन टाइम के। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। और यहाँ पे अगर मैं एनर्जी को लिखूं तो हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो इस तरह लिखा जाएगा, पावर एनर्जी किसके बराबर है, एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी को पावर से रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। तो टी इज इक्वल्स टू, अब एम क्या है, 0.136, 0.136, 4200 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी 76.5 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है 220। चले कैलकुलेट करें टी कितना आ जाएगा, 198.62। 198.62 सेकेंड। ठीक है जी, ये इसका क्या हो गया आंसर, कि इतना टाइम जो है वो लगेगा इसको बॉयल करने में। चले 8.6 हम करते हैं। 8.6 में जो डेटा होगा वो इस तरह से है कि वो कहते हैं इफ अ हीट इंजन एट रूम टेम्परेचर गिव्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो वो कहता है कि एक हीट इंजन है जो कि रूम टेम्परेचर पे एफिशिएंसी दे रहा है 50%। तो इसे अगर हम लिखूं तो ईटा 150% है। 50% को आप चाहें तो 50 डिवाइडेड बाय 100 या 0.5 भी लिख सकते हैं। फिर एफिशिएंसी 70%, 70% को अगर हम लिखें 70 डिवाइडेड बाय 100 या 0.7 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब रूम टेम्परेचर जो होता है टी, वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसे हम अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन लिख देते हैं। ठीक है ना, आपसे कहते हैं कि फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हीट टू हीट सोर्सेज, डेल्टा टी आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, अच्छा अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो इसकी जो T1 का टेम्परेचर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए क्योंकि उसने कहा है कि द यू चेंज द हीट सोर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी अप टू 70%, फाइंड द टेम्परेचर बिटवीन टू हीट सोर्सेज, यानी कि T1 और T1 प्राइम में जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है हीट सोर्स का वो क्या होगा आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर 50% पे निकालते हैं कि हीट सोर्स क्या है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है पहली, 50 डिवाइडेड बाय 100, 1 माइनस T2 जो है वो कितना है 300, और T1 आपने क्या करना है कैलकुलेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये जो माइनस का 300 है उसको दूसरी तरफ ले आए, ये प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया। अच्छा अब इसे आप क्या कर लेंगे सॉल्व, तो 50 ये कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा, और 1 माइनस 1/2 क्या बचेगा, 1/2। तो यहां से 1 माइनस 1/2, 300 डिवाइडेड बाय T1, और ये हो जाएगा 1/2। मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो T1 कितना आ जाता है, 2 इंटू 3 600 केल्विन। ठीक है, ये तो आ गया कब, जब एफिशिएंसी कितनी है 50% है। अब अगर एफिशिएंसी हो 70%, तो उसके लिए फिर हमने एंड में क्या कर लेना है, डिफरेंस ले लेना है। तो ईटा 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, अब ईटा 2 तो ये कितना होगा, 70 डिवाइडेड बाय 100, 1 माइनस T2 अपॉन T1 अगेन 300, ये आपके पास दोबारा से क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय T1, और इसे मैं T1 प्राइम कह देता हूँ ताकि ये तो डिफरेंस पता चले ना कि जो हीट सोर्स है वो चेंज हुई है तो एफिशिएंसी इतनी हो गई है। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं 300 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम। अगेन वही प्रोसीजर जो है वो करते हैं, और ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम, और ये हो जाएगा 1 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 100। अब 1 माइनस 70 अपॉन, तो ये आप कैंसिल करेंगे, तो 1 माइनस 0.7
0.7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो T1 प्राइम इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय, सॉरी 0.3 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है ना, बल्कि सही था, 300 डिवाइडेड बाय 0.3। डिवाइड करें जरा 300 को 0.13 से, T1 प्राइम क्या आ जाएगा, 1000. 1000 केल्विन, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब 1000 केल्विन ये आ गया। अब हमें क्या करना था, हमें तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना है कि इन डिफरेंस की वजह से एफिशिएंसी बढ़ी थी ना। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, और वो डिफरेंस हम कैसे लेंगे अभी देखें कि ये मैं सेपरेटर यूज कर लेता हूँ ताकि डिफरेंस रहे। लास्ट में आपके पास जो है वो इसकी डिफरेंस हम निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस निकालने के लिए मैं ये करता हूँ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू T1 प्राइम माइनस टी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1000 माइनस टी कितना 600, तो अब आप इसे क्या कर दें सब्ट्रैक्ट, 1000 माइनस 600 कितना हो जाएगा 400 केल्विन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 400 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है जो कि एफिशिएंसी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। चले 8.7 कहता है कार्नोट इंजन एब्सॉर्ब्स एन अमाउंट ऑफ हीट Q टेम्परेचर T, फाइंड द रिजेक्टेड हीट टेम्परेचर T by 3। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो उन्होंने क्या है, हीट एब्जॉर्ब, याद रखें हीट एब्जॉर्ब को हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, हीट सोर्स से, और हीट सोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, Q1। तो उसने कहा वो कितनी अमाउंट है, वो Q है, और इस सोर्स पर जो टेम्परेचर है वो T है। कहते हैं अगर सिंक का टेम्परेचर जो है वो हाफ हो जाए सोर्स के मुकाबले में, T1 डिवाइडेड बाई 3, तो उसे हम लिख सकते हैं T डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब Q2 आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखें इसके अंदर अगर Q2 आपने कैलकुलेट करना है तो एफिशिएंसी का फार्मूला हम लिख सकते हैं वर्क डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाय Q1। अच्छा, एक तो फार्मूला ये है, दूसरा हम इसको इस तरह भी तो लिखते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T2, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और इसको हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, और W अपॉन Q1 को इन टर्म्स ऑफ हीट भी लिखा जा सकता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो यानी कि अगर मैं देखूं तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो अब जरा देखें कि अगर हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें और इसको इस तरह से हम लिखें कि ये जो आपको नजर आ रहा है 1 माइनस ये तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। Q2 अपॉन Q1 ये एज इट इज आ जाएगा, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू T2 कितना है, तो वो है T बाई 3, और T1 कितना है, वो है T, तो इसे आप क्या कर देंगे, कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। अब क्या बच गया, अब यहाँ पर बच गया Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3, और अगर आप देखें तो Q1 को मैं उधर ले जाता हूँ तो Q2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई 3, और Q1 कितना है, Q है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास हीट है वो कितनी रह जाएगी, 3 टाइम्स कम हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, Q2 इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब देखें इस चीज को एक और भी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि Q और T आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, Q और T आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो अगर Q और T प्रोपोर्शनल, अगर T 3 टाइम्स कम होगा तो Q भी 3 टाइम्स क्या होगा, कम। तो यहां से भी आपको ये बात पता चल जाती है कि अगर आपको टेम्परेचर का पता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो फिर हीट भी क्या होगी, इसके अंदर चेंज आ जाएगा, और कितना चेंज आएगा, जितना टेम्परेचर में चेंज आया, ठीक है। चले 8.8 पर आ जाते हैं, और इसमें देखें कि सबसे पहले उसने कहा एनर्जी ऑफ 500 जूल इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब उसने जो एनर्जी है वो आपसे पूछी है,
और उसके लिए जो एनर्जी उसने 500 जूल्स है जो उसने एनर्जी दी है, क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, किसको, आइस को। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो एनर्जी है वो है 500 जूल्स। अच्छा, और कितना मैस है जो इसने करना है, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 70 ग्राम ऑफ वाटर। 70 ग्राम ऑफ वाटर, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 273 केल्विन। ठीक है, गिवन दैट 500 जोल्ट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस। तो अब अगर मैं 2 ग्राम ऑफ आइस से इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालूं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जो भी एनर्जी है उसको आप मैथ से क्या करते हैं, डिवाइड। तो 500 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम, तो ये आंसर आ जाएगा 250 जूल्स पर ग्राम। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गई। अब 70 ग्राम ऑफ वाटर के लिए टोटल कितनी हीट जो है वो रिमूव करनी होगी, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सोल्यूशन में। तो देखें, इसको इसके लिए करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू माइनस एम एल एफ। ठीक है, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हीट क्या होगी, रिमूव। डेल्टा क्यू का हम नेगेटिव तभी लेते हैं जब हीट क्या हो रही होती है, सिस्टम से बाहर आ रही होती है। माइनस एम की जगह क्या आ जाएगा, 70। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, 250। तो जब आप इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आंसर आ जाता है -17500 जूल्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई डेल्टा क्यू की वैल्यू, डेल्टा क्यू। अच्छा, अब यहां पर ये आ गया -17500। अब यहां पर एंट्रोपी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा, सॉरी, टी। अब डेल्टा क्यू क्या है, -17500 डिवाइडेड बाय टी कितना है, तो वो है 273। ठीक है, तो अब आप क्या करें, डेल्टा एस को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो ये डिवाइड करें जरा, कितना आ जाएगा, -64.10 -64.10 जूल्स पर केल्विन। तो ये आपके पास चेंज इन एंट्रोपी होगी जब हम क्या करेंगे, 70 ग्राम ऑफ वाटर को फ्रीज करेंगे, किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हीट रिमूव हो रही है, हीट रिमूव होगी तभी तो वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं, अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है वो इसका डेटा लिखता हूँ, और वो डेटा ये होगा कि इन्होंने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 1 atm, और 1 atm इक्वल होता है 1.013 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, एक्सपोनेंट 5 पास्कल। ठीक है, V1 कितना है, तो वो है 1 मीटर क्यूब। V2 कितना है, तो वो है 2 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपसे कहता है फर्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। आपने क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द गैस। तो बाय द गैस पॉजिटिव होता है, ऑन द गैस नेगेटिव होता है। और बी पार्ट में, रिप्रेजेंट द वर्क डन इन पीवी डायग्राम। तो आपने जो है वो वर्क को इन टर्म्स ऑफ ग्राफ भी ऑब्जर्व करना है, कि जो वर्क डन है ग्राफिकली उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें, इसके अंदर अगर मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूं कि प्रेशर और वॉल्यूम का हम यहाँ पे ग्राफ करें, पहले तो हम इसको थ्योरेटिकली सॉल्व कर लेते हैं कि इसको हम वर्क फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो आप जानते हैं वर्क का फार्मूला होता है पी डेल्टा वी। वर्क बराबर है पी डेल्टा वी है, तो यहाँ आ जाएगा पी डेल्टा वी की जगह क्या होगा, V2 - V1, V2 - V1। प्रेशर की वैल्यू है 1.013 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, और V2 - V1 तो 2 - 1। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा 1.013 एक्सपोनेंट 5 जूल्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई वर्क की वैल्यू। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो पीवी डायग्राम होगी वो किस तरह से बनाई जाएगी। तो मैं इस चीज को अगर ड्रॉ करूं, तो देखें इस तरह ड्रॉ किया जा सकता है इसका ग्राफ। यहाँ पे ये हो गया बी पार्ट। अब देखें बी पार्ट में, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है ए पार्ट और ये है बी पार्ट। तो यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, अब
प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखना है तो कैसा इसका ग्राफ बनेगा, तो वो इस तरह होगा, प्रेशर को आपने कांस्टेंट शो करना है। तो ये लाइन होगी, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, देखें प्रेशर की वैल्यू है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही। और स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहां से V1 और कहां जा रहा है V2 पर। तो आप देखें V1 से V2 चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V, जो कि क्या था V2 माइनस V1। और प्रेशर की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, और वो कितनी थी 1 atm, जिसे हमने क्या लिखा 1.015 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। तो अगर आप देखें तो इधर से भी हम क्या कर सकते हैं, वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे निकलेगा, एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ के। अब यहाँ पर लेंथ पे प्रेशर लिख दें, विड्थ पर चेंज इन वॉल्यूम लिख दें, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही आएगा 1.013 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका वर्क हो गया, जो कि हमने ग्राफिकली भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।